जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस से देश चलता है तब ये बहुत जरूरी होता है कि समय के एक पड़ाव पर देश के विकास के लिए हुए सारे प्रयासों का हम ऑब्जेक्टिवली एनालिसिस करें। और वो एनालिसिस करने का आज सबसे महत्वपूर्ण समय इसलिए है कि हमारी आजादी के 75 साल समाप्त हुए। और आजादी के 75 साल जब समाप्त हुए तो यहां से लेकर 2047 तक 2047 तक 25 साल ये बहुत महत्वपूर्ण साल है। और ये तय करने का वर्ष है कि 2047 में 2047 में हर क्षेत्र के अंदर, हर फील्ड के अंदर हमारा देश कहां जाकर खड़ा होगा। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि 2047 में हर क्षेत्र के अंदर भारत विश्व में सर्वप्रथम हो, ग्लोबल लीडर हो और पूरे लोग इसको स्वीकार। अगर ये करना है तो हमारे 75 साल के प्रयास के विश्लेषण बहुत जरूरी है। और मुझे ये विषय लेकर आप सबके सामने रखा है। जिन्होंने भी विषय तय किया है उन्होंने 75 साल को 2 विभागों में बांटा है, एक 65 साल और करीब करीब 9 साल मोदी जी के नेतृत्व के। तो 2 विभागों में 75 साल को बांटा है। अब इसका विश्लेषण करना है तो मैं थोड़ा आप लोगों को पीछे ले जाना चाहूंगा। जब हमारा देश आजाद हुआ तब कई प्रकार की चर्चा थी। संविधान सभा के सामने बहुत सारे ऑप्शन थे कि देश को किस प्रकार से आगे चलाया जाए। सब लोग सहमत थे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए, इसमें कोई 2 मत नहीं थे, 2 राय नहीं थे। लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए, इसमें सब सहमत थे। परंतु ये मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम होगी या प्रेसिडेंशियल फॉर्म होगा या कोई तीसरा तरीका भी सोच सकते। इस पर गहन बहस के बाद हमने तय किया कि ये देश मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम से चलेगा। इसका मतलब देश की जनता राजनीतिक दलों के चुनाव के एजेंडा के आधार पर, चुनाव के घोषणा पत्र के आधार पर सांसदों को चुनेगी। देश की जनता राजनीतिक दलों के आइडियोलॉजी के आधार पर, इनके सिद्धांतों के आधार पर सांसदों को चुने ही। और चुने हुए सांसद, उस जिसको बहुमत मिलेगा वो चुने हुए सांसद प्रधानमंत्री को चुनेंगे। हम प्रधानमंत्री का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं करते हैं। जब ये व्यवस्था हम स्वीकार करते हैं तब व्यक्ति की जगह पार्टी का महत्व बहुत बढ़ जाता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म का जो चुनाव होता है उसमें व्यक्ति के विचार, व्यक्ति का जीवन, व्यक्ति का बैकग्राउंड, व्यक्ति का पास और व्यक्ति की काम करने की क्षमता ये बहुत मायने रखती है। जब मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम होती है तब पार्टी कैसी है, पार्टी कैसे चलती है, पार्टी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था बचाई है या नहीं बचाई है, पार्टी की नीतियां कैसी है, अर्थनीति के बारे में, फाइनेंस के बारे में पार्टी का क्या सोचना है, देश के डिफेंस के बारे में, रक्षा के बारे में पार्टी क्या सोचती है, विदेश नीति के बारे में पार्टी के क्या विचार है और देश की संस्कृति और इतिहास के बारे में भी पार्टी के क्या विषय, ये बहुत मायने लग जाता है। और यहां पर हमने मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम को चुना। सबसे पहले एक बात पर मैं बहुत आग्रह से आप लोगों को कहना चाहता हूं, हमारे लोग बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे यहाँ है, सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे यहाँ है, बहुत गर्व से कहते हैं। मगर बड़ी विनम्रता के साथ मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूं, हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। हमारा देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की माता है। दुनिया को सबसे पहला लोकतांत्रिक व्यवस्था का विचार ही भारत ने दिया है और हमारा योगदान है दुनिया को आगे चलाने के लिए। हमारे यहाँ पंचायत में पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, 90% प्रॉब्लम पंचायत के स्तर पर ही रिजॉल्व हो जाते थे। श्री कृष्ण को कहोगे तो आप, वो कभी राजा नहीं बने थे, वो नायक थे। ये गणतंत्र था, कभी वहां राजा की व्यवस्था नहीं थी। वैशाली का, बिहार का, मगध के बाद का राज्य देखेंगे,
बहुत लंबे समय तक चला, वहां पर भी गण पद्धति थी, लोकतंत्र था, मल्ल गणतंत्र था, और यहाँ पर भी भगवान बसवेश्वर ने अनुभव मंडपम के माध्यम से गणतंत्र की एक नए एस्पेक्ट की शुरुआत करी। तो लोकतंत्र हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, और इसीलिए जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया तब कोई कंफ्यूजन नहीं था, क्रिस्टल क्लियर संविधान को उन्होंने बनाया, इसलिए कि हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी। मित्रों, जब लोकतंत्र बन गया, 1950 से हमने चुनावी व्यवस्था में जाना शुरू किया, तब पार्टियां बनना शुरू हुई। और जैसा पहले मैंने कहा कि संसदीय लोकतांत्रिक प्रणालिका में पार्टियों का महत्व बहुत बड़ा होता है। तो उस वक्त बड़ी 4 आइडियोलॉजिकल ग्रुप में आप पार्टियों को बांट सकते। एक कांग्रेस पार्टी थी, दूसरा जनसंघ बना, तीसरा समाजवादी और सोशलिस्ट सोच के लोग थे, और चौथे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे। ये 4 बड़े ग्रुप आइडियोलॉजी की दृष्टि से देश के अंदर बने, और लोगों के सामने 4 ऑप्शन थे, कांग्रेस के साथ जाना, जनसंघ के साथ जाना, समाजवादी सोशलिस्टों के साथ जाना, या साम्यवादियों के साथ जाना। मैं बाद में इसकी मीमांसा करता हूं, पहले आज यहां खड़ा रहकर हमें बहुत ढंग से सोचने की जरूरत है। मैं तो मेरे विचार यहां पर आपके सामने रखूंगा, और मुझे पवित्रता से आपको बता देना चाहिए कि मैं एक आइडियोलॉजी से बंधा हुआ हूं, मेरा नजरिया बायस भी हो सकता है, परंतु मैं मानता हूं कि मैं क्रिटिक एनालिसिस कर सकता हूं, इसलिए आपके सामने विश्वास के साथ बात रखने में मुझे कोई डर नहीं। आज कांग्रेस पार्टी, जिसने देश के आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया, वो कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी परिवारवादी व्यवस्था में घिर चुकी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।